हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को अंग्रेज़ों की हुकूमत के बारे में, अंग्रेज़ों ने किस तरह से भारत पे कब्जा किया, किस तरह से हमारे इंडिया को गुलाम बनाया, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अंग्रेज़ों की इतनी छोटी सेना जो औरंगज़ेब से बुरी तरह से हारी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कोशिशों को बरकरार रखा और लास्ट में लगभग 300 साल तक हमारे देश को गुलाम बनाए रखा। उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू किया जाए आज की ये वीडियो। ये जो कहानी है ये शुरू होती है एक कंपनी को लेकर के, जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये अंग्रेज़ अपनी इस कंपनी को, इसके अंतर्गत बहुत सारे कंपनियों को ये लोग हर देशों में, अलग अलग देशों में डालने की कोशिश करते थे, जिससे कि इनकी व्यवसाय और रोजी रोटी बहुत तेज़ी से चले, अच्छी इनकम हो, मोटी कमाई हो। इसके वजह से इन लोगों ने सन 1600 में, कब, सन 1600 में ये शुरुआत किया इन लोगों ने ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग की शुरुआत 1600 में इन्होंने सबसे पहले इंडोनेशिया से किया। ये ब्रिटिश इंडोनेशिया में अपनी ट्रेडिंग कंपनी को लेके जाते हैं और 1600 से 1601 में इंडोनेशिया में लगभग एक साल वो प्रयास करते हैं कि हमारी कंपनी यहाँ पे क्या हो जाए, स्टेबलिश हो जाए, पूरी तरह से जम जाए, जिससे कि हम मोटी रकम कमाना शुरू कर दें। लेकिन इंडोनेशिया में पहले से ही कुछ पुर्तगीज़ जो होते हैं वो अपनी कंपनी को बहुत एक बड़ा रूप दे चुके होते हैं और वहाँ पे पूरी तरह से धाक या कब्जा कह लीजिए जमाए रखते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिश का वहाँ पे नहीं चलता है। और वो लोग अंत में एक साल के बाद हार मान के वो लोग फिर वापस ब्रिटेन चले आते हैं और अब तलाश करना शुरू कर देते हैं एक ऐसे कॉन्टिनेंट की, एक ऐसे जगह की, महाद्वीप की, जहाँ पे ये अपनी पूरी तरह से कब्जा जमा सके, अपनी पूरी इस कंपनी को स्टेबलिश कर सके। उसके बाद ये लोग शुरू करते हैं खोज की, एक तलाश की कि किस जगह पे अपनी इस कंपनी को हम लोग बनाएं और किस तरह से इसको हम लोग और एक विस्तार रूप दें। तो मैप में जब ये लोग देखते हैं तो भारत इनको दिखता है, लेकिन ये लोग जैसे ही देखते हैं भारत को तो पहली ही नज़र में ये लोग ये कर लेते हैं कि इसी कॉन्टिनेंट पे, इसी पे हम लोग चल के अपनी पूरी कंपनी को जमाया जाएगा। कुछ समय बाद लगभग 1608 में, 1608 में, 1608 में कुछ जो ब्रिटिश के जो एजेंट थे, ब्रिटिश के एजेंट 1608 में भारत में आते हैं, 1608 में भारत में प्रवेश करते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ का जो रूपरेखा है पूरी तरह से मुग़लों के कब्जे में, मुग़लों के अधीन होता है। मुग़ल जिस तरह से चाहते हैं वो अपना धाक जमाते हैं, मुग़ल जिस तरह से चाहते हैं वो अपनी पूरी एक मतलब कि एक साम्राज्य कायम किए हुए थे। तो इन लोगों ने देखा कि इन मुग़लों की बहुत बड़ी सेना है, विशाल फोर्स है, विशाल आर्मी है, जिसके सामने हम लोग टिक नहीं सकते। तो इन्होंने अपनी दिमाग चलाई और शुरू किया कि इन लोगों से तो हम लड़ के इस देश को कब्जा नहीं कर सकते, इस पर अपनी धाक नहीं जमा सकते, इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, इनसे दोस्ती किया जाए और इनसे परमिशन लिया जाए अपनी ट्रेडिंग या अपनी कंपनी को डालने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने के लिए। तो सबसे पहले उस जहाज़ पे जो पानी के माध्यम से जब ये लोग आए थे ब्रिटेन से इंडिया में 1608 में, याद रखिएगा, तो उस जहाज़ पे जो कैप्टन था उसका नाम था सर विलियम हॉकिन। सर विलियम हॉकिन, उन्होंने उस जहाज़ से उतरने के बाद जब पूरी रूपरेखा इंडिया का ले लिया तो वो पता लगाया कि इसकी राजधानी कहाँ है। तो भारत की उस समय राजधानी आगरा हुआ करती थी। ये अपनी लोगों के साथ सर विलियम हॉकिंस आगरा पहुंचते हैं और उस समय के तत्कालीन जो मुग़ल बादशाह होता है उसका नाम जहांगीर, जिसको इतिहास में सलीम के नाम से भी जाने जाते हैं, वो जहांगीर के पास जाते हैं और अपनी पूरी प्रस्ताव रखते हैं कि हम भारत में अपनी व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जहांगीर का पुर्तगालियों से, जो कि पहले से भी भारत में भी पुर्तगीज़ अपनी कंपनियों को इस्टेब्लिश किए थे गोवा साइड में, ठीक है, तो उन्होंने सूरत और गोवा साइड में, लेकिन पुर्तगालियों से अच्छे संबंध होने के कारण जहांगीर मना कर देता है कि नहीं, हमारी जो संबंध है पुर्तगालियों से अच्छी है, उसके विरुद्ध मैं तुम लोगों को खड़ा नहीं कर सकता, जिससे कि वहाँ की जो माहौल है वो ख़राब हो सकती थी। इसके वजह से जहांगीर ने अपने उन लोगों के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन ब्रिटिश
जो अंग्रेजी हुकूमत थी, जो अंग्रेज़ थे, ये बड़े धैर्यवान थे। ये कभी हार मानने वालों में से नहीं थे। ये लोग लगे रहे और अंत में लगभग 1611 में ये आंध्र प्रदेश गए और वहाँ पे आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम एक जगह है, मछलीपट्टनम, वहाँ पे वहाँ की लोकल जो राजा थी, लोकल राजाओं के सहयोग से, उनकी परमिशन से वहाँ पे अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश किए। छोटी मोटी कंपनी, एक ट्रेडिंग की कंपनी डाले, मसाले और ट्रेडिंग की, सूत कपास जिसे कहते हैं, इन सब की इन्होंने अपनी कंपनी डाली और धीरे धीरे वहाँ के राजाओं को अपने तरफ किया। उनको कुछ टैक्स वगैरह देते थे एनुअल। इस तरह से करते करते 1 से 2 कंपनी, 2 से 4 कंपनी ये लोग अपनी बढ़ाते चले गए उसी आंध्र प्रदेश के इर्द गिर्द में। लगभग 1612 में जब इनकी पकड़ मजबूत हो गई, ये फाइनेंशियल मजबूत हो गए, तो इन लोगों ने पुर्तगालियों के खिलाफ, जो सूरत और गोवा के साइड में अपनी कंपनियों को इस्टेब्लिश किए थे, उनके खिलाफ जंग छेड़ दिया, जिनमें पुर्तगालियों को हार का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश जीत गए, पुर्तगाली हार गए। अब उसके बाद ये जब ब्रिटिश वहाँ की पूरी सूरत और बाकी जगहों पे जब ये कब्जा कर लिए, तो पुर्तगालियों को भगाया नहीं। ये ब्रिटिश क्या किए कि सूरत के कुछ एरिया को उसको कंपैक्ट करके, छोटी सी एरिया करके पुर्तगालियों को दे दिए कि तुम इससे बाहर अपनी व्यवसाय नहीं कर सकते। अब बाकी जगहों पे इनकी पूरी धाक चलना शुरू हो गई। ये ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसको हम लोग बैटल ऑफ स्वैली के नाम से जानते हैं। और ये कब हुआ था? 1612 में बैटल, याद रखिएगा, बैटल ऑफ स्वैली, बैटल ऑफ स्वैली के नाम से जाना जाता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश और किसके मध्य में? पुर्तगीज़ के मध्य में हुआ था। ये पुर्तगीज़ के मध्य में हुआ था। अब देखिए, ये बैटल ऑफ स्वैली जब 1612 में ख़त्म हो गया, लेकिन ब्रिटिशों का अभी भी कहीं न कहीं दिल में वो मड़क थी, वो ललसा थी कि हम लोग मुग़ल बादशाह को अपने तरफ करें और पूरे भारत पे हम लोग कब्जा करें, पूरी भारत पे अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करें, स्थापित करें। फिर कुछ समय बाद 1615 में जब इनकी ये फाइनेंशियल और मजबूत हो चुके थे, राजनीति में धीरे धीरे मतलब ये राजनीति समझना शुरू कर दिए जब भारत की, तो 1615 में इन्होंने, ब्रिटिश ने अपने ब्रिटिश किंग से रिक्वेस्ट किया कि हमें एक ऐसा ब्रिटिश दीजिए, एक ऐसा अंग्रेज़ दीजिए जो माहिर हो किसी को अपने पक्ष में करने पे। तो उस ब्रिटिश किंग ने सबसे पहले सर थॉमस रॉय, जिसका नाम था सर थॉमस रॉय, इसको रिकमेंड किया। सर थॉमस रॉय को रिकमेंड किया। ये बहुत ही चतुर और चालाक, बात करने में बहुत माहिर आदमी था सर थॉमस रॉय। इसको ब्रिटिश किंग ने, भारत में जो ब्रिटिश थे उनको रिकमेंड किया कि इसको ले जाओ, ये बात करके जो भी मुगल एम्पायर जो नहीं मान रहा है बादशाह, उसको अपने तरफ कर सकता है। सर थॉमस रॉय अपनी दिमाग चलाया और बहुत सारे उपहार, कीमती कीमती उपहार, कीमती कीमती आभूषण और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर के किसके पास गया? 1615 में थॉमस रॉय ने जहांगीर के पास, जिसका नाम सलीम, फिर से उसके पास, मुग़ल बादशाह जहांगीर के पास फिर ये गए और बहुत सारे उपहारों का ढेर लगा दिए। कीमती कीमती आभूषण, उपहार, हाथी घोड़े तमाम उनको ले जाके दिए, जिससे कि ये जो जहांगीर था इसको लालच आ गया। ठीक है, ये लालच में पड़ गया कि इतनी कीमती कीमती उपहार तो हमें पुर्तगीज़ आज तक नहीं दिए थे, और ये जो ब्रिटिश हमें, अगर इनको मैं परमिशन दे देता हूँ, अपनी और कंपनियाँ ये खोल लेंगे, तो मुझे ऐसे ही कीमती कीमती उपहार और प्लस सालाना जो टैक्स है वो हमें मिलती रहेगी और भी ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद जो जहांगीर था, सर थॉमस रॉय को परमिशन दे दिया कि आप अलग अलग जगहों पे, भारत के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग हिस्सों में अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करें और ऐसे ही उपहार मुझे भेजते रहिएगा और सालाना मुझे टैक्स देते रहिएगा, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अब ये सर थॉमस रॉय और इनके साथ के जो ब्रिटिश थे, जितने भी कैप्टन थे, ये सभी लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई और धीरे धीरे लगभग भारत के सभी हिस्सों में, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, आसाम, पटना, आगरा, अहमदाबाद, सूरत और अन्य जगहों पे अपनी कंपनियों को स्थापित करना शुरू कर दिए। इनकी कंपनियों का एक बहुत बड़ा रूप सामने आया। धीरे धीरे ये लोग
सबको मोहित करते रहे और उनके लोकल राजाओं को भी, मुग़ल के जो लोकल राजा थे उनको भी उपहार देने लगे और सालाना टैक्स देने लगे। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा और ये लगभग भारत के अधिकतम हिस्से में, जहाँ फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति से जो राज्य बहुत मजबूत थी वहाँ भी, और जहाँ आर्थिक स्थिति से कमज़ोर राज्य थी वहाँ भी, सबको ये लोग आपस में उपहार दे करके सबको खुश किए और अपने पूरी कंपनी को स्टेब्लिश कर लिए, स्थापित कर दिए। अब ये कंपनियां, जो अलग अलग कंपनियां थी, ये अलग अलग ट्रेडिंग का काम करना शुरू कर दिए। जैसे कि कोई कंपनी कॉटन का काम करता, कोई सिल्क का, कोई ओपियम का, कोई नमक का जिसे सॉल्ट कहते हैं। इस तरह से चाय की बागानी, ओपियम, सिल्क, टी, ये सभी सॉल्ट, इन सभी की इन कंपनियों ने अपना व्यवसाय शुरू कर दिए। अब समय आता है 1670 का, 1670 का, जब ये कंपनी अपनी पूरी जोरों शोरों पे ये व्यवसाय करना शुरू करती है। तो ये उस समय के अपने किंग, जो ब्रिटिश किंग थे चार्ल्स सेकेंड, जिसका नाम था चार्ल्स सेकेंड, याद रखिएगा 1670 का वो समय जब चार्ल्स सेकेंड ने पूरी परमिशन अपनी इस कंपनी को, जो भारत में इस्टेब्लिश हो चुकी थी, पूरी बेहतरीन तरीके से काम कर रही थी, लोगों को अपने गुलामी की जंजीरों में जकड़ रही थी, उस समय 1670 में चार्ल्स सेकेंड ने इस कंपनियों को और भी बहुत सारे अधिकार दे दिए। और वो अधिकार क्या था? जैसे कि टैक्स लागू करना, लोगों पे टैक्स लगाना, कर वसूली करना, राजाओं पे राजनीति करना और अपनी खुद की पावर बनाना, अपनी खुद की प्राइवेट आर्मी को इस्टेब्लिश करना भारत में। चार्ल्स सेकेंड ने ये सभी अथॉरिटी अपने ब्रिटिश, जितने भी यहाँ पे ब्रिटिश थे, उनको सबको दे दिया। उसके बाद लगभग 1682 में 1682 में इन अंग्रेज़ों के द्वारा, जो उस समय का मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब हुआ करता था, उनके पास अपनी प्रस्ताव को लेके गए कि हम मद्रास में भी अपनी कंपनी को डालना चाहते हैं, जबकि वहाँ पे पहले से ऑलरेडी कंपनी थी। लेकिन इनकी जो मोटिव था, इनकी जो पैशन थी, वो बंद नहीं हो रही थी, इनकी लालच बंद नहीं हो रही थी, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा धन था। इसीलिए उस समय भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। मद्रास में औरंगज़ेब के पास ये 1682 में अंग्रेज़ों के द्वारा एक प्रस्ताव गया और उस प्रस्ताव में ये था कि हम मद्रास से लेके और बाकी मुग़ल, जहाँ भी मुग़ल साम्राज्य है, हम हर जगह पे अपनी कंपनी को डालना चाह रहे हैं। लेकिन औरंगज़ेब बहुत ही चालाक था, वो बहुत तेज़ भांप लेता था किसी की भी बातों को। औरंगज़ेब तुरंत वो समझ गया कि ब्रिटिशों की पूरी तरह से गुलाम बनाने की ये चाह है, पूरी देश को गुलामी के जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं। इस वजह से औरंगज़ेब ने तुरंत उनको मना कर दिया कि तुम्हारी इतनी कंपनियां खुली हैं, उसके बावजूद भी तुम लोगों को सब्र नहीं है, बंद करो ये कंपनियां, अब इससे ज़्यादा तुम अपनी हदों को नहीं बढ़ा सकते। औरंगज़ेब के मना करने के बाद उस समय का जो करंट जो गवर्नर था, जिसका नाम जेसिया चाइल्ड थी, उसने अपनी बेइज्जती महसूस की। उसको ये लगा कि ये औरंगज़ेब की क्या मजाल है कि जो हमको इस तरह से मना कर दिया कि नहीं, तुम लोग अपनी हदों को नहीं बढ़ा सकते, अपनी कंपनी को नहीं बढ़ा सकते। इस बेइज्जती के नाते वो अपने मन में इस तकलीफ़ को लिए रहा और साल 1686 में 1686 में 1686 में उसने, जेसिया चाइल्ड ने अपने प्राइवेट आर्मी के दौरान, जो कि उस समय के जो चार्ल्स सेकेंड थे, जो अथॉरिटी दिए थे कि तुम लोग खुद की अपनी कंपनी के नाम से एक प्राइवेट आर्मी बना सकते हो, उस प्राइवेट आर्मी के साथ मिलकर ये मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के साथ क्या कर देता है? बगावत कर देता है, उसके खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। लेकिन उसको ये नहीं पता रहता है कि मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के पास उस समय लगभग 3 से 3.5 मिलियन, मतलब कि 30 से 35 लाख की सेना थी। उसके पास आर्मी था, सेना था, उसकी खुद की सेना थी। उसके सामने ये जो जेसिया चाइल्ड है, उनकी सेना एकदम फीकी पड़ गई और औरंगज़ेब ने जेसिया चाइल्ड को इतनी बुरी तरह से हराया कि जेसिया चाइल्ड को उसके घुटने पे गिरना पड़ा, औरंगज़ेब के घुटने पे, अपने घुटने पे गिरना पड़ा, औरंगज़ेब से माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन औरंगज़ेब ने क्या किया? उसके और उसके सहपाठियों को, उसके आर्मियों को कैद में बंद कर दिया, जेल में बंद किया और उसके साथ साथ उसके जितनी भी कंपनी थी भारत में, सभी कंपनियों को सीज कर दिया गया। लेकिन जेसिया चाइल्ड बहुत ही चालाक और चतुर था, बड़ी दिमाग वाला था कि मुश्किल घड़ी में हमें क्या करना है। वो औरंगज़ेब के पैर पे गिरा और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि मेरे सेना को छोड़ दो, मेरी कंपनी को छोड़ दो, कुछ भी ना करो लेकिन मेरी कंपनी को तो कम से कम छोड़ दो। औरंगज़ेब को तरस आया, दया आया और उसने क्या किया? इसकी कंपनी को छोड़ा, लेकिन एक शर्त कहा
शर्त ये था कि उस समय के 1.5 लाख रुपया उसको चुकाना था, ये जो नुकसान हुआ था युद्ध के दौरान औरंगजेब का। उस समय का 1.5 लाख आज के ज़माने का लगभग 35 करोड़ के बराबर होता है। तो उस समय का 1.5 लाख रुपया जेसिया चाइल्ड ने चुकाया और अपने लोगों को, अपने ब्रिटिश जो आर्मी थे उनको और कंपनियों को पूरी तरह से आज़ाद करा लिया। लेकिन अंग्रेज़ों के मन में कहीं न कहीं वो खुन्नस पनपती गई। वो मौके के तलाश में होने लगे कि औरंगजेब से तो हम लोग नहीं लड़ सकते, लेकिन समय के हिसाब से वो लोग अपने आप को परिवर्तित किए। धीरे धीरे शांति बना के, धैर्य बना के अपना काम करते रहे। जो भी औरंगजेब के द्वारा जो शासन या जो आदेश पारित होता था उसी के हिसाब से अपना काम शुरू कर दिए लोग, काम करने लगे। धीरे धीरे समय बीतती गई और समय आया 1707 का। 1707 में जब औरंगजेब का देहांत हो जाता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ब्रिटिश को वो मौका जो उनकी वो जो तलाश कर रहे थे, अब वो मौका फिर इनको वापस मिल जाता है 1707 में। औरंगजेब के मरने के बाद मुग़ल साम्राज्य पूरी तरह से फूट में पड़ जाती है। अब औरंगजेब के मरने के बाद उसके बेटों में बहुत सारी फूट होती है और अंग्रेज़ों को पूरी तरह से मौका मिल जाता है अपने साम्राज्य को और कायम करने के लिए, और वो शुरू करते हैं डिवाइड एंड रूल का प्रोसेस। फूट डालो, राज करो। इस तरह से पूरी तरह से ये अपनी स्टेब्लिश करते हैं भारत में आने के बाद। ये है इनकी पूरी कहानी।